वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो एचपी पीजीटी का है। पार्ट टू के अंतर्गत जो हमारा पार्ट टू रहेगा, इसके अंतर्गत जो सेकंड पार्ट टू सेकंड है, इसके बीएड पोर्शन को हम कर रहे हैं। ठीक है, कितने मार्क्स का है? तो ये है आपका 20 मार्क्स का। तो इसको अपने इस चैनल में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आज की वीडियो से पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, और ये हमने कर लिए यहाँ तक। तो आगे की जो वीडियो रहेगी इसमें हम देखेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो भी तथ्य आपको बताए जाएंगे सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये आगे का जो लेक्चर रहेगा तो ये हिंदी में रहेगा। ठीक है, बेसिकली हिंदी वालों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत से चैनलों में वीडियोस बनाई भी जा रही है। हिंदी वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप आराम से देखिए। जो तथ्य आपको बोलूँगा नोट करने के लिए, तो उनको आप नोट भी करिएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको कुछ समय पश्चात अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जो आपको दूसरे सर पढ़ा रहे हैं तो वो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो बात की है मैंने उनसे, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ जल्दी ही तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखिए, तो जो आज का ये लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति पर। ईसा पूर्व छठी शताब्दी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं, जो पाली त्रिपिटक में संकलित है। यहाँ लिपि तक नहीं, त्रिपिटक होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, सुधार कर लेंगे बाद में। पाली त्रिपिटक में संकलित है। जैन परंपरा को ईसा की 5वीं शताब्दी में लिखित रूप प्रदान किया गया। कब किया गया? 5वीं शताब्दी। इस कारण बौद्ध धर्म से संबंध पाली साहित्य वैदिक ग्रंथों के बाद सबसे प्राचीन रचनाओं की कोटि में आता है। किसके पश्चात? वैदिक ग्रंथों के पश्चात। वैदिक ग्रंथों के पश्चात दूसरा नंबर आएगा इसका। किसका? इस कारण बौद्ध धर्म से संबंध पाली साहित्य वैदिक ग्रंथों के बाद सबसे प्राचीन रचनाओं की कोटि में आता है। याद रखिएगा दूसरा। यहां से आपको क्या याद रखना है? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं। इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म में अपनी शिक्षाओं का या फिर जो शिक्षा थी या जो उपदेश थे, ये किस भाषा में दिए जाते थे? पाली भाषा में। और पूछी जाएगी जो जो त्रिपिटक थे ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो त्रिपिटक है ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात आगे चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, बौद्ध धर्म के समुचित ज्ञान के लिए इस धर्म के श्री रतन बुद्ध धर्म तथा संघ तीनों का अध्ययन आवश्यक था। फिर आगे है, शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। इससे मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति तो विकसित होती है, भौतिक जगत का भी विस्तार होता है। ये शिक्षा के माध्यम से बौद्ध धर्म में बताया गया। गुरुकुल परंपरा में चली आ रही प्राचीन शिक्षा पद्धति को बौद्ध काल में परिवर्तित रूप प्रदान किया गया। गुरुकुल परंपरा जो थी। फिर आगे देखिए, अब मठों और बिहारों में दी जाने वाली जो पहले जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, अब ये मठों और बिहारों में दी जाने लगी। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ। आत्म संयम एवं अनुशासन की पद्धति द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जाने लगा। शुद्धता एवं सरल जीवन इसका प्रमुख उद्देश्य था। गुरु शिष्य के बीच सद्भावना और सन्मार्ग था। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज का योग्य सदस्य बनाने के लिए फिर भारत को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता था। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, उद्देश्य था। फिर आगे है,
शिक्षा के विषय और पद्धति बौद्ध काल में काफी परिवर्तित हो चुकी थी। स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। ये काफी विशेष महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर कह रही हैं, स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। आगे है, बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की साधना थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विकास करना था। बौद्ध युग में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रथम माध्यम थी। किस किस का? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान का। बौद्ध साहित्य में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का महत्व उद्देश्य बतलाया गया। किसी का? व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, इस पे काफी जोर दिया गया। चरित्र एवं आचरणहीन व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की जाती थी। बोला गया ना, जैसे चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। अगर चरित्र आपका खास है तो आपको सब जगह पूजा जाएगा, आपका हर जगह महत्व होगा। अगर आपका चरित्र या आपका आचरण ठीक नहीं होगा तो सर्वत्र आपकी निंदा होगी। ठीक है, जैसे देखिए रावण था। रावण अपने चरित्र से, अपने आचरण से हर जगह हीन माना जाता था। कहने के लिए वो विद्वान था, पंडितों में पंडित था रावण, परंतु उसकी जो घटिया सोच थी, जो पर स्त्री पर उसकी गंदी नजर रहती थी, तो उस कारण उसके हर जगह मतलब उसकी निंदा की जाती थी। बेशक उसके डर के लिए उसके समक्ष लोग उसकी वाह करते थे, परंतु उसकी पीठ के पीछे हमेशा उसकी बुराई होती थी। जैसे भगवान राम जैसे चरित्र थे, तो उन्हें चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना झेलनी पड़ी, ठीक है, परंतु हर जगह उनका फूलों से स्वागत किया जाता था। भगवान बड़े से बड़े विद्वान भी उनके समक्ष अपने नतमस्तक हो जाते थे, अपना सर झुकाते थे। तो वही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो वो कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते थे, परंतु अपने चरित्र पर अडिग थे, पर स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखते थे। एक जो सभ्य पुरुषों की तरह रहते थे। तो जो इस तरह का चरित्र बनाता है तो उसको हर जगह पूजा जाता है। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति विश्व की सर्वाधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के संपूर्ण ज्ञान के लिए इसकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन आवश्यक है। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया। भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान एवं समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह में शिक्षा की महत्ता को सदा स्वीकार किया गया। वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना गया, जो मानव के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित करते हुए सही दिशा निर्देशन देता है। फिर आगे है, सुभाषित रत्न संग्रह में कहा गया है, इनका ये रत्न संग्रह है बौद्धों का, विज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात की गई है। विज्ञान को इन्होंने तृतीय नेत्र माना अपना, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है। महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान नित्य तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है विषय का मतलब, क्या इसका महत्व है इस विषय का? देखिए, विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। क्या क्या? बौद्धिक विकास का तो ध्यान रखा जाएगा, परंतु शारीरिक विकास का भी महत्व दिया जाएगा, उसको भी महत्व दिया जाएगा यहाँ पर। शिक्षा के, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर होता है। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था। किस किस का? जो प्रश्न बनेंगे ना आपसे दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। किस किस का विकास होता था, क्या क्या महत्वपूर्ण था, क्या महत्वपूर्ण नहीं था, क्या रोट लर्निंग उस समय महत्वपूर्ण थी? बिल्कुल नहीं। जो हमारी वैदिक संस्कृति और जो हमारे ये जो बौद्ध संस्कृति है, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो इसमें जो रोट लर्निंग को नकारा गया। आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, उसे आगे हम देखेंगे। फिर है, जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे।
शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयों का ज्ञान कराना नहीं था, बल्कि शिक्षा जीवन में हो जाती थी और जीवन के प्रत्येक अंग को सबल बना देती थी। देखिए यहाँ से ये पूरा जो मैं कह रहा था उसका भाव निकल रहा है। क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा जीवन में हो जाती थी। अर्थात अगर आप कोई शिक्षा प्राप्त करते थे उस समय, तो वो आपके जीवन में अपने आप ढल जाती थी। आपको कोई बनावटी माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अपने आपके जीवन में वो निकल कर आती थी चीजें। फिर है, समाज को योग्यतम सदस्य बनकर व्यक्ति स्वयं तथा समाज दोनों का विकास करता था। महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षा का महत्व देखिए। बौद्धकालीन समय में जो शिक्षा का महत्व है वो यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, शिक्षा सभ्यता का प्रमुख अंग है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का स्वरूप अत्यंत ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित, सुनियोजित था, जिससे व्यक्ति के लौकिक और परलौकिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरा है, मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से संभव है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव सभ्यता का विकास करना है, जिसके अंतर्गत समाज को सुशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। विद्या जीवन का समुचित मार्गदर्शन करती है। तीसरा है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। फिर है, जातकों में जो बौद्धों की जातक कथा है उसमें सच्चरित्रता पर बहुत बल दिया गया है और उसे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण भी कहा गया है। चरित्र और आचरणहीन व्यक्ति की सर्वथा निंदा की गई है। आगे है, शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपनी तापसी तथा पाशविक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखता है। इससे व्यक्ति में अच्छे तथा बुरे का विवेक करने की बुद्धि जागृत होती है और वह बुरे कार्यों को त्याग कर अपने को सत्कर्मों में प्रवृत्त करता है। ये भी कहा गया है, जो बौद्धों के शिक्षा का उद्देश्य था उसमें ये भी कहा गया है। फिर विद्यार्थी के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि प्रारंभ से ही उसे सच्चरित्र होने की प्रेरणा मिलती थी। वह गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में रहता था, जातकों से ज्ञान प्राप्त करता था और ये थे इसके जो प्रमुख उद्देश्य। शिक्षा का जो उद्देश्य था ना, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य ये भी महत्वपूर्ण है। चरित्र निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बौद्धों की शिक्षा का प्रमुख निर्माण क्या था? चरित्र निर्माण था। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इंपॉर्टेंट है। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, सामाजिक सुख और कौशल की वृद्धि, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, निष्ठा और धार्मिकता का संचार करना। फिर आगे क्या है? तो ये थे इसके जो प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये जो माने गए हैं। इसके पश्चात है, प्राचीन भारत में मौखिक शिक्षा पद्धति पर विशेष बल दिया जाता था। महाभारत के अनुसार मौखिक पाठ विधि से वेदों का अध्ययन होता था। अगर आपसे पूछा जाता कि वेदों का प्राचीन समय में कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता था, तो ये मौखिक विधि के द्वारा किया जाता था। मौखिक शिक्षा पद्धति का उल्लेख जातकों में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? जो बौद्धों के जातक है उनमें भी मिलता है। बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। कैसा? जो विद्यार्थी थे कठोर नियम पालन करने पड़ते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध काल में। स्नान करते समय विद्यार्थी के लिए जल क्रीड़ा करना निषिद्ध था। देखिए, जल क्रीड़ा नहीं कर सकते थे। अगर आप स्नान करने जा रहे हो तो स्नान सही ढंग से, उचित ढंग से करना चाहिए। ठीक है, व्यर्थ में पानी को वेस्ट नहीं करना है और ढंग से नहाना है। कई बार हम जब नहाते हैं तो पानी में साबुन डाल देते, शैम्पू डाल देते हैं, ऊट नाम पता नहीं क्या क्या कर देते थे। इस तरह की चीजें इनके लिए निषिद्ध थी। उचित ढंग से पानी निकालिए, उचित ढंग से स्नान करिए। एक तरीका होता था स्नान करने के लिए जो यहाँ पर कहा गया है।
सुगंध और अहंकार का वह उपयोग नहीं कर सकता था। अर्थात जो हम करते हैं ना, देखिए परफ्यूम लगाना, परफ्यूम लगाते हैं, बालों को टिकाने के लिए जैजुल लगाते हैं, और क्या क्या चीज नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो विद्यार्थी के लिए निषिद्ध थी, वह अपने केशों का गुच्छा बनाकर सिर पर बांध लेता था तथा शिखा रखकर सिर मुंडवा लेता था। होते थे ना प्राचीन समय में, जैसे जो शिक्षार्थी होते थे, जो शिष्य होते थे, कैसे रहते हैं आपने देखा ही होगा। उस तरह की यहाँ पर वेशभूषा भी बताई गई है उनकी। बौद्ध शिक्षा केंद्र अधिकतर नगरों तथा अग्रहर ग्रामों में थे। तक्षशिला के अध्यापक राजधानी में ही रहा करते थे। तक्षशिला नाम आ गया, ये बौद्ध विहारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसका ध्यान रखना आपने। इसके पश्चात है, प्राचीन साहित्य में गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के नाम मिलते हैं। ज्ञात होता है कि इतिहास के विभिन्न युगों में शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। उदाहरण, उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु ने श्वेतकेतु श्वेतकेतु ने गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम ने संदीपनी के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी किसके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर की थी? तो ये संदीपनी जी थे, इनके महात्मा संदीपनी जी। रामायण में भारद्वाज और वाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कण्व और मार्कंडेय ऋषियों के आश्रम में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, बौद्ध कालीन शिक्षण संस्थाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य अध्यापक व्यक्तिगत रूप से करते थे। शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। गुरुकुल में गुरु के निकट रहकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। बौद्ध विद्या केंद्रों के रूप में काशी, कश्मीर, तक्षशिला के बाद नालंदा, बल्वी, विक्रमशिला काफी प्रसिद्ध थे। देखिए, ये याद रखने आपने। एक मिनट रुकिएगा, देखिए बौद्ध विद्या केंद्रों के रूप में कौन कौन से शहर? काशी, एक मिनट इस हाइलाइटर को यूज करते हैं। एक काशी हो गया, फिर कश्मीर, तक्षशिला के बाद नालंदा, बल्वी, विक्रमशिला काफी प्रसिद्ध थे। आप देख सकते हैं दो नाम यहाँ पर। कश्मीर, आज कश्मीर की क्या स्थिति है, दूसरा तक्षशिला, आज इनकी क्या स्थिति आप खुद देख सकते हो। धर्म के नाम पर यहाँ पर पता नहीं क्या क्या किया गया। ठीक है, कुछ विशेष लोग थे जिन्होंने इन दो क्षेत्रों का आज संपूर्ण विनाश कर दिया है। ठीक है, पहले यहाँ पर बौद्धों का, हिंदुओं का एक गढ़ माना जाता था। तक्षशिला में जो महात्मा चाणक्य जैसे विद्वान रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर कई अच्छे अच्छे राजाओं को शिक्षा दी थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो परंतु आज ये कुछ खास लोगों के पास इसका अधिकार आ गया, जिस कारण यहाँ की स्थिति थोड़ी डावाडोल हो गई है। कोई बात नहीं। पहले देखिए, काशी, कश्मीर, तक्षशिला ये सर्वोच्च स्थान पे थे बौद्ध विद्या केंद्रों के अंतर्गत, परंतु अब यहाँ पर उतना नहीं है शिक्षा का प्रचार प्रसार। अब यहाँ पर जो उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण रह गए हैं, ये नालंदा, बल्बी और विक्रमशिला, ये प्रसिद्ध हैं। फिर शिक्षा के लिए काशी की पहचान प्राचीन काल से ही कायम है। तक्षशिला में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का शिक्षण कार्य किया जाता था। कैसा? उच्च शिक्षा का। कहाँ पर? तक्षशिला में। यह ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा के लिए। कालांतर में अशोक ने यहाँ पर विशाल विहार का निर्माण किया। विशाल विहार का निर्माण किसने किया? नालंदा में अशोक के द्वारा, राजा अशोक के द्वारा। फिर है बल्लभी विश्वविद्यालय। जो बल्लभी विश्वविद्यालय है,
ये गुजरात के, ये नाम इंपॉर्टेंट है बल्बी का भी, गुजरात के काठियावाड़ तट पर स्थित एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के साथ साथ शिक्षा का भी प्रधान केंद्र था। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। केंद्र भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में कौन कौन से केंद्र थे जो प्राचीन समय में बौद्धकालीन क्षेत्र के तौर पर जाने जाते थे, तो ये थे वो प्रमुख क्षेत्र। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आज का ये हमारा लेक्चर रहा। आप अवश्य बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। क्या आपको इसी तरह के लेक्चर निरंतर मिलने चाहिए या कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए, बता सकते हो आप। वैसे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग लेक्चर मुझे लगा आज का ये। काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिली। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। ठीक है, तो कोई संदेह रहते हैं तो अवश्य आप बता सकते हो। बाकी अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, धन्यवाद।